हेलो एवरीबॉडी, आशा करता हूँ कि आप सारे कोविड-19 में अपने घर पे सेफ रह के पढ़ाई कर रहे होंगे। लगातार आपकी जो पढ़ाई है वो चल रही होगी और उसी कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए मैं जगजीवन आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे चैनल वॉरियर जोन की तरफ से। तो आज जैसे कि आपको पता ही है, सबसे पहले हमें क्या करना है, वोकैबुलरी। हर रोज की तरह जब मैं ये डेली जब आपके लिए लेक्चर लेके आता हूँ तो सबसे पहले हमारी जो स्टार्टिंग होती है वो कहां से होती है, वोकैबुलरी से। तो वोकैबुलरी की जब बातें करते हैं फिर सबसे पहले हमें क्या करना होता है, आपको ये भी पता है जो बच्चे हमारे साथ रेगुलर जुड़े हुए हैं कि सबसे पहले हम जो प्रीवियस पढ़ के आए होते हैं वोकैबुलरी, उसके 5 वर्ड्स करते हैं, फिर हम नए 5 वर्ड्स करते हैं और उसके बाद हमारे पास 5 इडियम एंड फ्रेजेस आ जाते हैं। तो चलिए फिर ज्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले प्रीवियस 5 वर्ड्स। पहला वर्ड है जी हमारे पास कैलकुलेटिंग। कैलकुलेटिंग का मतलब क्या होता है? देखो, एक तो हमने बात की थी कैलकुलेटिंग की, जब हम बात कर रहे थे कि एक तो कैलकुलेशन वाला होता है, कैलकुलेटर की जैसे हम सहायता से ना हम जोड़ घटाव कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे जो कैलकुलेटिंग वर्ड हमने किया था वो कैलकुलेटिंग वर्ड कोई मैथमेटिक्स के साथ एसोसिएट नहीं था। वो कैलकुलेटिंग वर्ड का मतलब क्या था, जो स्वार्थी होता है ना। स्वार्थी का मतलब जैसे हमने बात की थी, मुझे अभी आप मान लो कि मम्मी ने ना बच्चे को 10 रुपए दिए है ना, भैया ये चीज लेके आ, अब उसने क्या किया, जोड़ घटाव करके अपने लिए भी 1 रुपया बचा लिया और चीज भी उसको ऐसे ही लाके दे दी, ये लो 10 रुपए की है, लेके वो असल में 9 रुपए किया था। तो वो वाली जो कैलकुलेशन होती है ना, पैसा इकट्ठा कर लेना या स्वार्थी हो जाना, तो उसे कहा जाता है कैलकुलेटिंग। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास बोल्ड। तो बोल्ड बड़ा कॉमन सा वर्ड है, आपको पता ही है। बोल्ड का मतलब क्या होता है, एडवेंचरस। ठीक है, बोल्ड का मतलब क्या था, एडवेंचरस, और इसका ऑपोजिट क्या था हमारे पास, टिमिड। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास ब्लंट। ब्लंट का मतलब क्या होता है? ठीक है, ब्लंट वर्ड आपने किया था, ब्लंट का मतलब क्या होता है? तो ब्लंट का मतलब होता है मंदबुद्धि। ठीक है, ब्लंट का मतलब क्या था, जो डल है, जो शार्प नहीं है, जो कीन नहीं है, जो इंटेलिजेंट नहीं है, हम उसे क्या कहते हैं, उसे कहा जाता है ब्लंट। फिर नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास बैटी। बैटी का मतलब क्या था? बैटी का मतलब था, क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हो, बावला हो गया है, बहकी बहकी बातें, बावला। तो बैटी का मतलब क्या होता है, बैटी का मतलब होता है बावला हो जाना। नेक्स्ट लास्ट वर्ड बैरियर। ये तो कॉमन वर्ड है, आप सबको पता होगा, ऑब्स्टेकल का आ जाना या बैरिकेडिंग हो जाना ना। बैरिकेड हमने एक वर्ड किया था, बैरियर का वर्ड बोला। बैरियर का मतलब रुकावट आ जाना, और इसका ऑपोजिट क्या था, ज्वाइन कर देना या फिर लिंक कर देना। चलो, ये तो हो गए हमारे प्रीवियस वर्ड्स। आज हम नेक्स्ट करने जा रहे हैं क्लैमिटी। सबसे पहला वर्ड है क्लैमिटी। ये हमने वर्ड पहले किया हुआ है, अगर आपको याद होगा तो। क्लैमिटी का मतलब क्या होता है? क्लैमिटी का मतलब होता है कोई भी जो कुदरती आपदा आ जाती है ना, उसे क्या कहा जाता है, क्लैमिटी। क्लैमिटी यानी कि कोई भी जो कुदरती, चाहे वो भूचाल आ जाए, चाहे वो सुनामी आ जाए, चाहे वो अर्थक्वेक आ जाए, ठीक है, तो दैट इज क्लैमिटी। अब इसका जो सिनोनिम है वो वर्ड क्या हो गया, एडवर्सिटी। ठीक है, एडवर्सिटी। हमने पहले एडवर्सिटी को मेन वर्ड बना के किया था, क्लैमिटी उसका सिनोनिम था। अब क्लैमिटी वर्ड आ गया, उसका सिनोनिम क्या है हमारे पास, एडवर्सिटी। तो एडवर्सिटी या फिर सेकंड वर्ड हमें पता है कि सेकंड वर्ड क्या है, मिसफॉर्चून। क्योंकि अगर मान लो अर्थक्वेक आ जाता है या सुनामी आ जाता है तो इसमें फॉर्चून वाली कोई बात तो है नहीं। ये क्या हो गया, हमारा मिसफॉर्चून हो गया, ये क्लैमिटी आ गई। ओके, अब इसका जो एंटोनिम होगा फिर वो क्या होगा, कॉमन सी बात है, एंटोनिम है हमारे पास फॉर्चून। तो क्लैमिटी, क्लैमिटी का मतलब क्या होता है, कोई भी कुदरती आपदा का आ जाना, कोई मुसीबत का आ जाना, और उसका फिर सिनोनिम क्या बना हमारे पास, एडवर्सिटी या फिर मिसफॉर्चून, और उसका जो एंटोनिम बना हमारे पास वो क्या बना, दैट इज फॉर्चून। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास कैलॉस। कैलॉस का मतलब क्या होता है? कैलॉस का मतलब होता है कठोर। अब कौन सा कठोर, ये किसी चीज का सख्त होना नहीं होता। कैलॉस का एक पर्सन के लिए यूज किया जाने वाला वर्ड है। कैलॉस का मतलब होता है कि तुम तो बड़े कठोर हो, तुम तो किसी की बात भी नहीं मानते या तुम्हारे ऊपर किसी चीज का असर नहीं होता। ठीक है, उसे कहा जाता है कैलॉस। ठीक, कैलॉस यानी कि तुम बड़े कठोर हो, तुम बड़े कठोर नेचर के हो। किसी चीज की बात नहीं हो रही कि ये बड़ी सख्त चीज है, जैसे मान लो अखरोट हो गए कि ये अखरोट बड़े सख्त है, ये टूट नहीं रहे, वो नहीं। यहाँ पे बात हो रही है नेचर की कि भाई तुम्हें मनाना तो बड़ा मुश्किल है, तुम्हारे अंदर तो कोई फीलिंग ही नहीं है, यहाँ पे तुम्हें तो कभी कोई फर्क ही नहीं पड़ता किसी से, कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, तुम अपने ही रहते हो, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम फीलिंगलेस हो चुके हो, दैट इज कॉल्ड कैलॉस। अब कैलॉस का जो सिनोनिम है हमारे पास वो क्या हुआ, ऑब्डुरेट। ऑब्डुरेट या फिर भाई आइए आ गया अनफीलिंग, फीलिंगलेस या फिर अनफीलिंग। जब जिस बंदे को
फील नहीं होता कि हाँ यार ये रो रहा है तो मैं इसके ऊपर तरस खा लूँ, है ना। तो वो चीज़ होती है जब आप तरस नहीं करते किसी के ऊपर, आपको मतलब ही नहीं है। जैसे कई बंदे होते हैं, कई बंदे तो ऐसे भी होते हैं जो मूवी देख के भी रो लेते हैं। उनको मान लो मूवी चल रही थी, है ना, कोई बड़ी उनका कोई ऐसा इमोशनल सीन आया कि वो मूवी में भी रोने लग जाते हैं, हालांकि उनका अपना सब उनको कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन कुछ वो लोग हैं जिनके अपने रिलेटिव के साथ बहुत खुश हो जाता है, अपने घर पे बहुत खुश हो जाता है, लेकिन वो फिर भी नहीं रोते, वो कठोर। ठीक, तो कैलोस का मतलब होता है कठोर होना, यानी कि अपग्रेड होना या फिर अनफीलिंग का होना। इसका जो सिनोनिम एंटोनिम हमारे पास बना, एंटोनिम क्या है? एंटोनिम है हमारे पास कंपैशनेट। कंपैशनेट, आपने एक वर्ड सुना होगा कि कंपैशनेट ग्राउंड पे ना उसको नौकरी मिलती है। कई बार क्या होता है कि जैसे मान लो जैसे गवर्नमेंट फील्ड की जब हम बात करते हैं, मान लो फादर थे या मदर थे, बाय चांस मान लो बैडली कि उनकी डेथ हो गई, तो अब जो बच्चों को वहाँ पे हम कहते हैं ना बच्चों को नौकरी मिल जाती है, तो उसको कहा जाता है कंपैशनेट ग्राउंड पे नौकरी मिल गई। कंपैशनेट का मतलब क्या होता है कि तरस के आधार पे, है ना। तो अब एक वो बंदा है कैलोस जो किसी पे तरस नहीं करता, जो कठोर है, जिसमें फीलिंग नहीं है। एक बंदा वो है जो तरस कर रहा है, कंपैशनेट यानी कि तरस करना, है ना, फीलिंग लेना, चलो यार बेचारे हैं अभी ये क्या करेंगे, है ना, फादर की डेथ हो गई, मदर की डेथ हो गई, तो इनको नौकरी दे देते हैं। तो दैट इज कंपैशनेट। कैलोस कठोर होना, एब्यूरेट या फिर अनफीलिंग इसका सिनोनिम है, और कंपैशनेट इसका एंटोनिम। नेक्स्ट वर्ड की हम बात करते हैं क्लमजी। क्लमजी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब चुगली करना, बैक बाइट करना। बैक बाइट एक बड़ा कॉमन सा वर्ड होता है चुगली के लिए, ठीक है, चुगलियां करना या बैक बाइट करना। तो बैक बाइट करना क्लमजिंग होता है, और इसका जो सिनोनिम हम देखें तो वो क्या होगा? डिफेमेशन। ठीक है, फेमस होना और डीफेम कर देना किसी को, है ना। डीफेम करना, जब आप किसी की चुगली करोगे तो ऑब्वियस आप उसकी प्रेज तो करोगे नहीं। चुगली का मतलब ही क्या होता है कि किसी के नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बात करनी, उसकी पीठ पीछे उसकी बात नहीं करनी कि नहीं ये तो वैसा है, ये तो वैसा है, वो वैसा है। तो जब आप किसी को डीफेम कर देते हो, ठीक है, तो क्लमजी का जो सिनोनिम है हमारे पास वो क्या हो गया? दैट इज डीफेमेशन। किसी को डीफेम कर देना, फेमस नहीं करना, डीफेमस कर देना। और इसका ऑपोजिट क्या बन गया? कमेंडेशन। कमेंडेशन का मतलब क्या होता है? कमेंड करना। कमेंट करना किसी के हक में खड़े होना, या किसी की प्रेज करना, किसी को अच्छा कहना, उसे कहते हैं कमेंडेशन। या प्रेज वर्ड भी यूज हो सकता है, कॉमन वर्ड है वो प्रेज, ठीक है। जैसे बैक बाइट है तो प्रेज वर्ड आ जाता है, ठीक है। तो क्लमजी का मतलब है चुगली करना, और उसका सिनोनिम हमारे पास क्या बना? दैट इज डीफेमेशन, डीफेम कर देना। और इसके बाद आगे कमेंडेशन। कमेंडेशन का मतलब क्या होता है? कमेंडेशन का मतलब होता है कभी भी जब आप बात करते हो किसी की प्रेज करना, किसी के हक में खड़े। ओके, नेक्स्ट वर्ड है कि हमारे पास कैपेबल। तो मुझे नहीं लगता ये बताने की जरूरत है किसी को कि कैपेबल का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। अब मान लो मैं क्या हम एग्जाम क्लियर करने के कैपेबल हैं? आप सारे कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल हैं जी, ठीक है, कैपेबल हैं हम। कैपेबल का मतलब होता है किसी चीज को करने के एबल होना, एबल होना, ठीक है, किसी भी चीज को करने के एबल होना, दैट इज कॉल्ड कैपेबल, सक्षम होना किसी चीज को करने में। और फिर इसका जो सिनोनिम है हमारे पास वो क्या बना? तो बेसिक वर्ड बन गया हमारे पास एबल। सेकंड क्या है? कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट भी यही होता है, आप कॉम्पिटेंट हो यानी कि आप वो चीज कंपीट करने के लायक हो। आप जैसे मान लो हम कहते हैं कि जैसे डिफेंस एग्जामिनेशन दिए, कॉम्पिटेंट्स हैं हम, मतलब कि हम वो चीज कर सकते हैं, कैपेबल हैं। और इसका जो एंटोनिम है हमारे पास वो क्या बना? फिर इनकॉम्पिटेंट। कॉमन सा वर्ड है इनकॉम्पिटेंट, कॉम्पिटेंट और इनकॉम्पिटेंट। ओके, द लास्ट वर्ड फॉर टुडे इज कैप्टिवेट। कैप्टिवेट का मतलब क्या होता है? कैप्चर करने वाला, है ना। हम कहते हैं ये तो सीनरी बड़ी अच्छी है, इसे कैप्चर कर लो, ये मोमेंट को कैप्चर कर लो। यानी कि कैप्टिवेट का मतलब होता है जो आकर्षित होता है, ठीक है ना, आकर्षित करने वाला, कैप्चरिंग मोमेंट्स होती है ना, तो वहां से बना हुआ कैप्टिवेट वर्ड का मतलब है कैप्चरिंग मोमेंट्स का होना। ये इस चीज को कैप्चर करके देख लेते हैं, बड़ी अच्छी चीज। जैसे आप कहीं ट्रिप पे जाते हो या मान लो कि घर पे पार्टी है या कोई मैरिज फंक्शन चल रहा है, तो वहां पे होते हैं कैप्टिवेट, आकर्षित करने वाला, ठीक है। तो फिर उसका जो सिनोनिम बना हमारे पास, सिनोनिम क्या बन गया? दैट इज चार्म। सिनोनिम है हमारे पास चार्म या फिर फैसिनेट, फैसिनेटिंग। फैसिनेटिंग भी यही होता है, आकर्षित करने वाला। इसी के हमने एक और वर्ड किया था अल्यूर, अगर आपको याद हो, अल्यूरिंग, है ना। अल्यूर क्या था? वो भी फैसिनेशन वाला वर्ड ही था, आकर्षित करने वाला वर्ड था, तो भावना था, ठीक है। तो अब इसका जो ऑपोजिट हमारे पास क्या बना? डिसल्यूशन, ठीक है। डिसल्यूशन या फिर ऑफेंड। ऑफेंड का मतलब क्या होता है? गलती वाला, है ना। तो ऑफेंडिंग है, ये हमें इसका ऑफेंडिंग नेचर है, ये ऑफेंड चीज कर रहा है, तो डिसल्यूशन या फिर ऑफेंड इसका एंटोनिम बन गया। और सिनोनिम क्या था? चार्म या फैसिनेट, इसका कैप्टिवेट। यहाँ तक हमारे ये 5 वर्ड्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं हमारे इडियम फ्रेजेस के बारे में।
तो चलो सबसे पहला हमारे पास जो फ्रेज है टुडे दैट इज बरी द हैचेट। बरी का मतलब क्या होता है? दफनाना, है ना, बरी कर देना। बरी का मतलब होता है दफना देना। अब हैचेट्स हमें मुसीबतों को या किसी और चीज को, झगड़े को, है ना, तो बरी द हैचेट्स का मतलब होता है कि भी चल के हमने सारी दुख तकलीफों को बढ़ा दिया या दबा दिया, या जितने भी झगड़े चल रहे थे, हमने क्वारल जो चल रहे थे हमारे में, उनको सभी को दबा दिया, अब हम शांति से रह रहे हैं। बरी द हैचेट का मतलब होता है कि सारा कुछ खत्म करके, सारे झगड़े वगैरह खत्म करके शांति से रहना, दैट इज कॉल्ड बरी द हैचेट्स। ठीक है, यहाँ पे कहते हैं चलो यार परवाह ना करो, है ना, इसको दफन करो, इस मुद्दे को, आगे तुम अपने अच्छे से रहो, तो दैट इज बरी दैट। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास हार्प ऑन द सेम स्ट्रिंग। स्ट्रिंग यहाँ पे जो गिटार वाली स्ट्रिंग होती है बजाने वाली, है ना, उसे कहा जाता है हार्प, उसका नोट है। हमको तो बताया जा रहा है कि एक ही स्ट्रिंग पे हार्प करते रहना, एक ही स्ट्रिंग पे, और कुछ करना ही ना, है ना। इसका मतलब असल में क्या होता है, जब आप एक ही स्ट्रिंग पे हार्प करते रहते हो, उसका मतलब ये होता है कि किसी एक ही बात पे अड़े रहना, अपनी ही बात पे अड़े रहना, या डेवलप होना, एक ही बात की तरफ बार बार वही बात करनी। मान लो जैसे कि बंदा है वो, मान लो कि कहता है कि हम घूमने जाएं कि मूवी देखने जाएं, है ना, हम पिकनिक जाएं कि मूवी देखने जाएं। अब एक बंदा जो है वो ये हर बार ये चल रहा है, नहीं मूवी देखने जाएंगे, बोला नहीं वहाँ पे ये हो रहा है, वो हो रहा है, नहीं मूवी देखने जाएंगे, अरे मूवी तो कोई अच्छी आई नहीं, हम मूवी देखने जाएंगे। तो जब एक ही बात पे अपने फिक्स होते हैं, एक ही बात पे डेवलप घुमा फिरा के सारी बातें वहीं पे ले आते हो, नहीं मूवी देखने जाएंगे, ऐसा नहीं हम मूवी देखने जाएंगे, तो वो चीज़ होती है हार्प ऑन द सेम स्ट्रिंग, कि आप एक ही चीज़ पे अड़े हुए, दैट इज हार्प ऑन द स्ट्रिंग। नेक्स्ट वी हैव अ स्मेल अ रैट। देखो रैट की स्मेल तो वैसी बुरी होती है, जब रैट की अगर आप स्मेल लेके देखोगे तो वैसी बुरी होती है। स्मेल अ रैट का मतलब क्या होता है, किसी बुरी चीज होने का पता लगना। हम कहते हैं यार मुझे थोड़ी थोड़ी वो भिनक सी पड़ रही है, कुछ गलत होने वाला है, ठीक है, मेरी इंटेंशंस ये कह रही हैं कि अब कुछ आगे ना गलत होने वाला है। जैसे इसी के एक और वर्ड होगा समथिंग फिशी, ठीक है, स्मेल अ रैट, या हम ये कह सकते हैं समथिंग फिशी, इसे भी यही कहा जाता है। समथिंग फिशी का मतलब इसी होता है कि मुझे लग रहा है ना कि कुछ गलत होने वाला है, मैं अंदाजा लगा सकता हूँ, जो चल रहा है ना सारा कुछ, मुझे लग रहा है कि आगे कुछ गलत होगा, तो स्मेल अ रैट या समथिंग फिशी। फिर आ गया कोल्ड ब्लड। कोल्ड ब्लड वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा। हम कहते हैं अब इसका खून ठंडा पड़ चुका है, ये खौलता नहीं है, या बेसिकली कोल्ड ब्लड क्या होता है, अगेन जैसे मैं यहाँ पे वर्ड किया था अनफीलिंग वाला, ये भी वही होता है। कोल्ड ब्लड का मतलब होता है इमोशनलेस, ये फीलिंग है, यहाँ पे इमोशंस की बात आती है। हम कहते हैं कि ये तुम्हारे, मान लो हम कहते हैं ना कि तुम्हें को इतना बंदा कुछ कह के चला गया, एक तो वो है, एक तो देखो कोल्ड ब्लड क्या, एक तो वो चीज होती है जो बेशर्म बंदी होती है ना, जहाँ कोई फर्क ही नहीं पड़ता, है ना, ये उसमें से है जिनको फर्क नहीं पड़ता, कोल्ड ब्लड है, इनकी बेगैरत हो गई है, ये इनकी गैरत नहीं रही है, ये कुछ अब करते नहीं है, जो मर्जी मुझे बोल जाओ ठीक है जी मैं सुन लेता हूँ। एक तो एक हाई लेवल के बंदे होते हैं, वो किसी की परवाह नहीं करते, तुम जो बोल रहे हो मैं अपना काम कर रहा हूँ। एक वो लोग हैं जो थोड़े से, ये एक नेगेटिविटी वाला टर्म है कि कोल्ड ब्लड, ठीक है, जो किसी की परवाह नहीं करता, या जिसका खून नहीं खौलता। कि जब मान लो आपको कोई बंदा ललकारता है, कुछ कहते हैं ना यार तू तो ये कमाई खा रहा है, तो वो कमाई खा रहा है, तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है कोई बात नहीं। नेक्स्ट है अ थॉर इन द फ्लैश। थॉर का मतलब क्या है? देखो थॉर का मतलब होता है कंडा, है ना, कांटा। अब जो कांटा है वो आपकी फ्लैश में चुभा हुआ है, अ थॉर इन द फ्लैश। तो इसका मतलब क्या है? देखो वैसे ही अगर हम बात करें, अगर आपकी फ्लैश में थॉर है, एक कंडा, एक कांटा चुभा हुआ है, तो वो 24 घंटे आपको तकलीफ देता है ना। कोई भी फ्लैश में आपके थॉर है तो वो 24 घंटे आपको तकलीफ दे रहा है। तो थॉर इन द फ्लैश का मतलब क्या होता है, लगातार जो आपको एक अनोइंग कोई चीज करने वाली होती है ना, लगातार आपको एनवाइंग कर रही है, ठीक है, आपको अच्छे से सुकून से रहने नहीं दे रही, दैट इज कॉल्ड अ थॉर इन द फ्लैश। कई बार जैसे ऐसा होता है कि मान लो आपका जो घर है वो मैरिज पैलेस के बगल में है, तो अब मैरिज पैलेस में क्या पार्टीज वगैरह होती रहती है, जो आजकल तो नहीं होती, पर नॉर्मली क्या होता है मैरिज पैलेस में पार्टीज होती रहती हैं ना, फंक्शन होते रहते हैं, डीजे चलता रहता है। तो कई बार ऐसा होता है कि शादी में जो सीजन होते हैं ना, सीजन में हर रोज दो एक मॉर्निंग में गर्ल पार्टी चल रही है, रात को नाइट में पार्टी चल रही है, तो वो कहते हैं ये तो बड़ा एनवाइंग हो गया, मैं तो इस आवाज से ना तंग आ चुका हूँ, ये तो बंद ही नहीं हो रही, दैट इज कॉल्ड अ थॉर इन द फ्लैश। उम्मीद करता हूँ कि सारी जो वोकैबुलरी है वो आपको समझ आ रही होगी। आज जो अपने नेक्स्ट जो हमने क्या करना है, टॉपिक करना है, वो क्या है, वो है हमारा रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस, जो हमने कल किया था पैरा जंबल जैसे, है ना। पहले तो हम कर रहे थे ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स इन अ सेंटेंस, एक ही वर्ड्स को फिट करके लिख रहे थे।
आज कल हमने एक नया टॉपिक किया था, मैंने कहा था मैं आपको और भी आगे करवाऊंगा। तो उसके 5 अलग अलग सेंटेंसेस थे या 6 सेंटेंसेस होते हैं, हमने उनको रीअरेंज करना होता है, सारे सेंटेंसेस को एक पैरा बनाना होता है। जैसे पैरा नंबर भी क्या देते हैं, रीऑर्डरिंग ऑफ द सेंटेंसेस भी क्या देते हैं, रीअरेंजमेंट ऑफ द सेंटेंसेस भी क्या देते हैं। तो अब उसमें से मैं जो आपको आज पहले वाले जो मेथड सिखाने वाला हूँ, ठीक है, उसके बारे में हम बात करें। मैंने कल आपको 3 मेथड सिखाए थे, तीनों को मैंने मिक्स करके बता दिया था थोड़ी थोड़ी, ताकि हमें पता लगे कि कैसे कैसे करना है। आज हम किसी एक मेथड को लेके चलेंगे, तो वो क्वेश्चंस करते हैं, इसके बाद एक बार ये आप देख लो, फिर उसके बाद हम वो 4 क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो चलिए अब जो नेक्स्ट हम शुरुआत करने जा रहे हैं पैराजिम्बल की। पैराजिम्बल, अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ये 5 सेंटेंसेस दिए हुए हैं, हमने 5 को रीअरेंज करके एक स्टोरी फॉर्म में लेके आना है, ताकि हमें समझ आए कि पहले क्या हुआ। कि रीऑर्डरिंग का मतलब क्या होता है, चीजों को ऑर्डर में लेके आना, कि पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। जैसे मान लो मैं कहता हूँ आज भी सारा दिन तुमने क्या किया। अब मैंने कहा कि आज सारा दिन तुमने क्या किया, कोई बंदा कहता है यार मैं ना मार्केट गया था, ठीक है, नहीं सुबह फिर पहले मैं नहा लिया था, फिर वो बंदा कह रहा है अच्छा मैंने ब्रश किया था। अब नहाने के बाद थोड़ा ना ब्रश करेगा, पहले वो ब्रश करेगा, फिर नहाएगा, फिर खाना खाएगा, फिर मार्केट जाएगा। उसने 4-5 हमें सेंटेंस तो बोल के बताए, ठीक है। हाँ आज तुमने सारा दिन क्या किया, मैं मार्केट गया था, मैं नहाया था, मैंने ब्रेकफास्ट किया था, है ना, फिर मैंने ब्रश कर लिया, तो बस यही किया था। तो हमें पता तो चल गया उसने क्या क्या किया, लेकिन क्या वो ऑर्डर है? और हमें जो नंबर मिलने जा रहे हैं वो किस चीज के मिलने जा रहे हैं, हमें उसी ऑर्डर के नंबर मिलने हैं, कि जो सीक्वेंस आप बनाते हो, जिस सीक्वेंस में वो चीज चलती है, हमने उस चीज की बात करनी है, ठीक है। अब ये 5 हमारे पास सेंटेंसेस हैं, कोई बहुत बड़े नहीं है, सिंपल से सेंटेंसेस हैं, छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं। देखो मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में कहा था कि हम इजी टू हाई लेवल चलेंगे, ये एक बेसिक लेवल है, ये अरेंजमेंट्स का एक बेसिक लेवल है। अगर आपको मान लो 3, 4, 5 क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें 2 ऐसे भी होंगे बेसिक्स होंगे, 2 टफ होंगे, एक अदर सिंपल या मिड लेवल का होगा। तो हमने तीनों चीजों को लेके चलना है। अभी ये बिल्कुल सिंपल से मैं पहले बता रहा हूँ, ये कोई बहुत टफ नहीं है, बिल्कुल सिंपल से है। अब जब ये करने आगे तो अगर टफ आएंगे तो वो भी हम अपने इसी लेवल से इसी तरीके से आगे कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे हो क्या है, यहाँ पे 5 सेंटेंसेस हैं, तो हमने इसको करना कैसे है। मैं आपको प्रॉपर मेथड बताने जा रहा हूँ वो क्या है। हमने यहाँ पे सबसे पहले जब आपने ये चीज अप्लाई कब करनी है, पहली बात तो जब आपके पास सेंटेंसेस छोटे छोटे हों, आपकी समझ में आ रहे हैं, ठीक है, आपके माइंड में आ रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा हैवी नहीं लग रहा सेंटेंसेस, आपके माइंड में टेंशन नहीं चल रही है कि ये इतने बड़े सेंटेंसेस मुझे याद कैसे रहेंगे, क्योंकि छोटी सी स्टोरी है, ठीक है। तो तब आपने ये मेथड अप्लाई करना है। और मेथड क्या अप्लाई करना है, आपने ना कभी भी फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं ढूंढना होता, तो ये फर्स्ट आएगा, ये सेकंड आएगा। अब देखो मान लो अगर आप सारे पढ़ोगे यहाँ पे देख करके ये करके चलिए ये फर्स्ट आएगा, तो आप फिर दोबारा से पढ़ने लग जाओगे, तो ये दोबारा सेकंड आएगा, ये थर्ड आएगा, ये थर्ड आएगा, नहीं। आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड को लाइन वार नहीं ढूंढना है, आपने सबसे पहले क्या करना है, और ये मैं स्पेशली बता रहा हूँ जब सेंटेंसेस छोटे हैं, आपकी समझ में आ रहे हैं। पहले हम वाकई पहले देख लें कि सेंटेंसेस छोटे हैं, समझ में आ रहे हैं। एक बार पहले मैं आपको सेंटेंसेस पढ़ा देता हूं। तो पहला सेंटेंस है हमारे पास, दे फ्लेड टू द हायर ग्राउंड, वो जो है ऊपर वाले ग्राउंड पे चले गए। सून द फ्लड्स रिटायर्ड एंड द विलेजेस वर एबल टू रिटर्न, जल्दी ही क्या हुआ कि जो फ्लड्स थे वो खत्म हो गए और जो विलेजेस थे वो वापस आ गए। द रिवर ओवरफ्लोड इट्स बैंक्स, जो रिवर है वो ओवरफ्लो हो गया, अपने किनारों से बाहर निकलने लगा। The rain fell steadily for several days, जो रेन है वो लगातार होती रही बहुत सारे दिनों तक। The terrified villagers abandoned their homes, डरे हुए जो विलेजर्स थे उन्होंने अपने घर खाली कर दिए। तो कॉमन बात है भाई, तो समझ आ गया सारा कुछ। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने कुछ नहीं करना, बस इतना काम है हमारा कि हमने इसको फर्स्ट सेकंड नहीं देखना, हम ये देखेंगे कि जिसको मैंने पहला सेंटेंस पढ़ा, they fled to the higher ground, मैंने यहाँ पे लिखी, मुझे नहीं पता ये फर्स्ट है, मुझे नहीं पता ये लास्ट है, मुझे नहीं पता ये मिड आएगा, बस मैंने एक उसमें डाल और यहाँ पे लिख दिया। फिर मैंने क्या करना है, मैंने नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ा, सून द फ्लड्स रिटायर्ड एंड द विलेजेस वर एबल टू रिटर्न। अब पहली बात हो रही है कि फ्लड आए थे, वो ऊपर चले, हायर लेवल पे चले गए। फिर बाद में वापस बात आती है कि जल्दी ही जो फ्लड है वो खत्म हो गया और विलेजर्स वापस आ गए। अब आपने ये चेक करना है कि जो बी है वो ए से पहले आएगा कि ए के बाद आएगा, ठीक है। सिर्फ आपका काम ये डिसाइड करना है कि ए से पहले भी आएगा या ए के बाद भी आएगा।
तो पहला सेंटेंस हमें ये कह रहा है कि वो हायर लेवल पे चले गए, सेकंड सेंटेंस में ये कह रहा है कि फ्लड खत्म हो गए और विलेजर्स वापस आ गए। तो कॉमन सी बात है ना, हायर लेवल में तो पहले गए होंगे जब फ्लड आए होंगे, तो यानी कि क्या होगा, जो ए है वो पहले आएगा, बी जो है वो बाद में आएगा। कितनी बार में आएगा हमें ये नहीं पता, मुझे ये नहीं पता कि ए के इमीडिएटली बाद बी आएगा या वो मे बी ए फर्स्ट हो बी लास्ट हो, जहां कहीं भी आएगा बी कहां पे आएगा, ए के बाद। ये श्योर है कि ए के बाद क्या है, बी है, ठीक है। मे बी वो इमीडिएटली बाद आ जाए, मे बी ए फर्स्ट है बी मिड में आ जाए, मे बी बी यहां पे आ जाए, कहीं पे भी आए, पर जब भी बी आएगा वो ए के बाद आएगा। तो मैंने एक वैसे अंदाजे से लिख लिया, चलो यहाँ पे हम बी लिख देते हैं, ए के बाद बी आना, ठीक है। हम नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं, द रिवर ओवरफ्लोड इट्स बैंक्स। अब यहाँ पे बात हो रही है फ्लड टू द हाई ग्राउंड। फिर अगर हम ए के ऑप्शन से देखते हैं, द रिवर ओवरफ्लोड इट्स बैंक। अब पहले क्या हुआ होगा, पहले रिवर ओवरफ्लो हुआ होगा कि पहले विलेजेस ऊपर चले गए, पहले तो रिवर ओवरफ्लो होगा ना, फिर विलेजेस ऊपर जाएंगे ना, ठीक। तो अब क्या हुआ, हमें पता है कि जो सी है वो ए से पहले आना, कितनी पहले आना, मे बी अब ये हो कि सी फर्स्ट हो बी लास्ट हो ए मिड में आता हो, मे बी क्या हो सी इमीडिएटली ए से पहले आ रहा हो, ठीक है ना। पर हमें ये पता है कि जो सी है वो ए के बाद में नहीं आ सकता, ना यहाँ पे ना यहाँ पे ना कहीं और पे। सी जब भी आएगा वो कहां पे आएगा, वो ए से पहले ही आएगा। इससे पता होगा क्या, इस टेक्निक से होगा क्या कि आप बार बार सेंटेंस पढ़ने से बच जाओगे, नहीं वरना मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, फर्स्ट सेंटेंस ढूंढ लिया जी, फिर सारे सेंटेंस पढ़े, सेकंड ढूंढ लिया, फिर सारे सेंटेंस पढ़े, थर्ड ढूंढ लिया। इससे क्या होगा कि टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है। तो अपने को टाइम वेस्ट ना करने के लिए आपने क्या करना है, बस एक सेंटेंस को पढ़ो, ये डिसाइड करो कि वो उससे पहले आएगा उसके बाद, ठीक है। अब हमें पता चला कि सी जब भी आएगा तो ए से पहले आएगा, बाद में नहीं आ सकता। तो हमारा थर्ड इस तरह बन रहा है, पर अभी फाइनल नहीं हुआ, ये फर्स्ट है सेकंड है थर्ड है, ठीक। ओके नेक्स्ट आ गया, द रेन फेल स्प्रेडली फॉर सेवरल डेज। यहां पर हमने बात की थी कि द रिवर ओवरफ्लोड इट्स बैंक्स। अब बात हो रही है रेन की, लगातार कई दिन बारिश होती रही। तो मुझे ये बताओ कि जो बारिश पहले होगी कि पहले रिवर ओवरफ्लो होगा। अब ये भी सबको पता है कि पहले सर बारिश होगी फिर ही रिवर ओवरफ्लो होगा ना। तो अगर पहले बारिश होती है तो यानी कि डी कहां पे आएगा, सी से पहले। अब देखो सी से पहले है तो ए और बी तो ऑटोमेटिकली पहले है ना, हमें इसके यहाँ पे चेक करने की जरूरत ही नहीं रह जाती, ठीक। तो अब हमने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया डी, ठीक है। अब क्या बन रहा है, द रेन फेल स्टेडली फॉर सेवरल डेज, द रिवर ओवरफ्लोड इट्स बैंक्स, दे फ्लड टू द हायर ग्राउंड एंड देन soon the flood and the villagers were able to return. लेकिन एक रहेगा, the terrified villagers abandoned their homes. यहाँ पे बात हो रही है लगातार बारिश हो रही है, ठीक है जी, कि उससे पहले घर खाली कर दिए नहीं ना। इसके बाद बात हुई कि जो रिवर है ना वो ओवरफ्लो हो गया, क्या रिवर के ओवरफ्लो होने से पहले घर खाली कर देंगे, नहीं। अच्छा अब एक तो यहाँ पे रिवर ओवरफ्लो होने के बाद क्या हुआ, घर खाली हो गया। हमें ये पता है कि सी के बाद ही आना है, मे भी वो ए के बाद भी आता है, मे भी वो बी के बाद भी, जब भी आएगा सी के बाद में आना है। अब सी के बाद में का मतलब ये नहीं कि सी के इमीडिएटली बाद में आना है, मे भी वो ए के बाद आ जाए, मे भी बी के बाद आ जाए, मे भी वो सी के बाद ही आ जाए, हम देखेंगे। लेकिन डी और सी से पहले नहीं आ सकता, बाद ही आएगा। जब सी क्या है, द रिवर ओवरफ्लोड इट्स बैंक्स, ठीक है जी, द टेरिफाइड विलेजर्स अबंडन देयर होम्स, दे फ्लड टू द हायर ग्राउंड। अब ये ए क्या है, दे फ्लड टू द हायर ग्राउंड। घर छोड़ने से वो पहले हायर ग्राउंड पे पहुंच सकते हैं क्या, वहां पे पहले लिख दिया कि वो हायर ग्राउंड में पहुंच गए फिर उन्होंने घर छोड़ दिए, ये तो नहीं है ना। घर छोड़ेंगे तभी तो हायर ग्राउंड पे पहुंचेंगे। तो यानी कि हमें पता चला कि ए के बाद ई नहीं आना, जब ए के बाद नहीं आ सकता तो बी के बाद भी नहीं आ सकता। सो कहां पे आएगा ई, यहां ना। जो हमारा राइट आंसर है वो क्या बना, डी सी ई ए, दैट इज राइट आंसर। आपने कुछ नहीं करना, फिर से वही बात है, कोई ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर नहीं है, कोई ग्रामेटिकल पैटर्न नहीं है, बस आपने थोड़ा सा कॉन्शियस होकर सेंटेंसेस को पढ़ना है, ऑर्डर बनाना है कि हाँ बड़ा अच्छा ऑर्डर है, बड़ी इजीली बनने वाला ऑर्डर है, बड़ा आसानी से बनने वाला ऑर्डर है, बस ये ऑर्डर बना लेना है। अब जो हमारा राइट आंसर एक बार हम पढ़ के देख लेते हैं। द रेन फेल स्टेडली फॉर सेवरल डेज, रेन काफी देर होती रही। द रिवर ओवरफ्लोड इट्स बैंक, जो रिवर है वो ओवरफ्लो हो गया। The terrified villagers abandoned their homes, डरे हुए विलेजर्स ने अपना घर छोड़ दिया। They fled to the higher ground, वे ऊंचे ग्राउंड पे चले गए। Soon the floods
रिटायर्ड एंड द विलेजर्स वर एबल टू रिटर्न, जल्दी जो फ्लड खत्म हो गया, विलेजर्स वापस आ गए, बन गई स्टोरी। ठीक है, दैट इज आंसर डी सी ए बी। अब इसी के जैसा एक और मैं आपको पैराग्राफ दे रहा हूं, उसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको 1 मिनट का टाइम दूंगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको 1 मिनट का टाइम दूंगा। विद इन दैट 1 मिनट आपने मुझे वो सारे आंसर्स उसके बताने होंगे, उसको ऑर्डर बताना होगा, फिर हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, ओके। तो अब जो आपके लिए क्वेश्चन है वो ये है, 5 वर्ड्स सेंटेंस है हमारे पास, और 5 सेंटेंसेस लेंथ में अगर आप देख लें तो छोटी छोटी हैं। एक बार मैं क्या करता हूँ, आपको ये रीड आउट करवा देता हूँ, ठीक है, ताकि समझने में दिक्कत न रह जाए। अब ये रीड आउट करने के बाद हम क्या करेंगे कि आपको आगे हम देखते हैं क्या करेंगे। ओके, फर्स्ट है हमारे पास पीपल स्टार्टेड फीलिंग अ फेमाइन। पीपल थोड़ा सा डरना शुरू कर गए। फेमाइन, यहाँ पे फेमाइन का मतलब थोड़ा सा कि पीपल के जो मनों में थोड़ा थोड़ा डर आने लगा। मॉनसून टर्न्ड आउट टू बी अनयूजुअली अबंडेंट। मॉनसून टर्न्ड आउट, ये होता है कि इस बार जो मॉनसून वो एक अनयूजुअली अबंडेंट लेके आया। ठीक है, एंड डेंजर वाज अवॉइडेड। अब लोगों के दिलों में डर का माहौल पैदा होने लगा। इस बार जो मॉनसून ऐसा साबित हुआ, इसका मतलब मॉनसून टर्न्ड आउट का मतलब कि इस बार मॉनसून ऐसा साबित हुआ। द मॉनसून फेल्ड एंड वाटर टैंक्स बिकेम ऑलमोस्ट एम्प्टी। मॉनसून फेल हो गया, मॉनसून आया ही नहीं, वाटर टैंक्स ऑलमोस्ट एम्प्टी होने लगे। सो नो ग्रेन वुड बी सोन बाय द फार्मर्स इन देयर फील्ड। इसलिए क्या था, वो कोई भी नया बीज नहीं बोया जा सकता था बाय द फार्मर्स। फार्मर्स लुक्ड एनॉक्शियसली फॉर द नेक्स्ट मॉनसून। अब वो फार्मर क्या करने लगे, नेक्स्ट मॉनसून की तरफ देखने लगे। तो ये 5 सेंटेंसेस हैं। आपने क्या करना है, 1 मिनट का टाइम है आपके पास, मैं वीडियो पॉज नहीं कर रहा। विद इन अ सिंगल मिनट आपने मुझे इसके आंसर्स बता दिए, जल्दी करो। ओके, तो 1 मिनट हो चुका है। अब देखते हैं जो आंसर्स हैं हमारे, वो सही क्या कौन से होंगे। अब इसको भी हमें वही प्रीवियस मेथड से ही करना है। हमने बार बार सेंटेंस को नहीं पढ़ना, हमने पहला सेकंड थर्ड वाला नहीं ढूंढना। हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, पीपल स्टार्टेड फीलिंग अ फेमाइन। लोग थोड़ा सा डरने लगे। यहाँ पे आ गया हमारा ए ऑप्शन कि जो लोग हैं वो थोड़ा बहुत डरने लगे। फिर आगे जी, मॉनसून टर्न्ड आउट टू बी अनयूजुअली अबंडेंट एंड डेंजर वाज अवर्टेड। ठीक है, मॉनसून जो है वो इस तरह साबित हुआ। मॉनसून, इस बार का जो मॉनसून है वो अनयूजुअली अबंडेंट साबित हुआ, बेकार साबित हुआ। तो अब क्या हुआ, जो मॉनसून है बेकार साबित हुआ तो पीपल थोड़ा थोड़ा डरने लगे। ठीक है, तो ये तो उसने कंक्लूजन निकाल दिया कि जो मॉनसून है वो इस तरह का साबित हुआ। पीपल का डर तो पहले है ना, जब वो यही हो गया, ये साबित हो गया, यानी कि ये तो कंक्लूजन है। और कंक्लूजन कहाँ पे आते हैं, एंड पे। यानी कि हमें ये पता चला जो बी है वो ए से पहले नहीं आ सकता। तो अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, ए के बाद आना है बी, मे भी इमीडिएटली बाद आना हो, पर हमें ये पता चल गया कि जो बी है वो ए से पहले नहीं आएगा, वो हमेशा कहाँ पे आएगा, बी जो है वो ए के बाद। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं। द मॉनसून फेल्ड एंड वाटर टैंक्स बिकम ऑलमोस्ट एम्प्टी। अब जो मॉनसून है वो फेल हो गया और जो वाटर टैंक है वो ऑलमोस्ट एम्प्टी होने लगे। तो यहाँ पे बात कर रही थी, पीपल स्टार्ट फीलिंग अ फेमाइन। लोगों ने थोड़ा थोड़ा, लोगों के मनों में डर पैदा होने लगा। डर कब पैदा होगा, जब मॉनसून नहीं आएगा उससे पहले डरना शुरू कर देंगे, तो उसके बाद डरेंगे कि मॉनसून आया नहीं, और उसके बाद जो है टैंक खाली हो गई। तो अब क्या हुआ, पहले बात हुई कि इस बार तो भाई, तो जब तक तो मॉनसून आया ही नहीं तब तो डर कैसा, तब तो उम्मीद है ना कि मॉनसून आएगा।
डर तो बाद में पैदा हुआ कि मॉनसून तो आया ही नहीं और जो हमारे पास पानी था टैंक थे वो खाली होते जा रहे हैं। ठीक, तो यानी कि जो सी है वो ए से पहले आएगा। कितने स्टेप पहले आएगा इससे हमें नहीं मतलब, हमें ये पता है कि जो सी है वो ए से पहले आएगा। मॉनसून फेल हो गया, लोग डरने लगे, ठीक है, और लास्ट में क्या आया कि ये चीज जो मॉनसून है, इस बार का जो मॉनसून है इस तरह का साबित हुआ। चलो नेक्स्ट आ गया, सो नो ग्रेन कुड बी सोन फ्रॉम बाय द फार्मर्स इन देयर फील्ड्स। ओके, अब जो हुआ, पहले यहाँ पे सी की बात कर लेते हैं हम। मॉनसून फेल हो गया, पानी खाली होने लगा, सो इसलिए कोई भी नया बीज नहीं बोया जा सकता था। सही है, सी के बाद क्या आएगा, डी। अच्छा, क्या हम डी को यहाँ पे लिख सकते हैं कि पीपल स्टार्टेड फीलिंग अ famine, पीपल ने डरना शुरू कर दिया। सो अब क्योंकि यहाँ पे सो लिखा हुआ है, सो किसकी बात करता है कि इसी के पीछे वाला जो रीजन है जिसकी वजह से ये चीज नहीं हो पाई। तो अगर मैं कहता हूँ कि लोग डरने लगे इसकी वजह से वो नया बीज नहीं बो पाए, कि वाटर टैंक खाली हो गए इसकी वजह से वो नहीं बीज पाए। लोग डरने लगे इसकी वजह से उन्होंने बीज नहीं बो पाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। वाटर टैंक खाली हो गए इसकी वजह से वो बीज नहीं बो पाए। सो अब क्या होगा, क्योंकि सो की वजह से हमें पता चला कि जो डी आएगा वो कहां पे आएगा, वो सी के बाद में आएगा, ना कि ए के बाद में। तो यहां पे हमें इतना ऑर्डर समझ आ रहा है, सी डी ए बी। अभी एक बचा हमारे पास ई। फार्मर्स लुक्ड anxiously फॉर द नेक्स्ट मॉनसून। अब यहां तक बात हुई कि मॉनसून फेल हो गया, टैंक खाली हो गई। फिर बात आई डी की कि सो इसलिए उन्होंने जो नया बीज है वो नहीं बो पाए। फिर आ गया पीपल, अब लोग थोड़ा थोड़ा डरना शुरू कर के डरने लगे। यहाँ पे अगर इस बार का मॉनसून तो ऐसा साबित हुआ, लेकिन एक रह गया, फार्मर्स लुक्ड anxiously फॉर द नेक्स्ट मॉनसून। ठीक है, तो जो लोग हैं उन्होंने क्या किया कि अब अगले मॉनसून के ऊपर होप रख ली। अब ये अगले मॉनसून के ऊपर होप रख ली, बहुत सारे बच्चे ये कहेंगे कि सर ई बी के बाद आएगा। ठीक है, कि इस बार का मॉनसून तो ऐसा गया, अब उन्होंने अगले मॉनसून पे आके अपनी टेक रख लिया अगले मॉनसून की तरफ। लेकिन मैंने क्या कहा था, ये कंक्लूजन, ये कंक्लूजन हमेशा क्या होते हैं, एंड पे ही साबित होते हैं। जो कंक्लूजन हैं वो हमेशा एंड पे होते हैं। अगर कंक्लूजन हमारा एंड पे है तो यानी कि हम इसके बाद ई नहीं लिख सकते, हमें ये कहां पे लिखना पड़ेगा, यहां पे। सो द राइट आंसर हियर सी डी ए ई बी। एक बार इसको पढ़ के देख लेते हैं। द मॉनसून फेल्ड एंड वाटर टैंक्स बिकम ऑलमोस्ट एम्प्टी। इसके बाद सो नो ग्रेन कुड बी सोन बाय द फार्मर्स इन देयर फील्ड्स। People started fearing a famine. Farmers looked anxiously for the next monsoon. Monsoon turned out to be unusually abundant and danger was averted. तो यहाँ पे हमने क्या किया, इन पांचों सेंटेंसेस को रीअरेंज किया। कौन से वाले मेथड से हमने रीअरेंज किया, बिना कुछ किए, बिना बार बार सेंटेंसेस को पढ़े या बिना पेयर बनाए। बस हमने एक वर्ड देखा, एक सेंटेंस देखा, वहां पे वो लिखा, इसके बाद हमने बस ये डिसाइड करना है कि जो नेक्स्ट वाला सेंटेंस है उससे पहले आएगा या उसके बाद आएगा। ओके, तो अब जो हमारे पास नेक्स्ट पैराग्राफ है इसको हमने रीऑर्डर करना है। अब इसमें क्या है, कंपैरिजन टू प्रीवियस, जो हमारे हमने दो यहाँ पे पहले क्वेश्चंस किए हैं उसके कंपैरिजन ये थोड़ा सा टफ लग रहा है। टफ क्यों लग रहा है, क्योंकि इसकी जो लेंथ है वो उनसे ज्यादा है। पहले वो सिंगल सेंटेंस के है ना पैराग्राफ था, अब यहाँ पे देखो ये पहला सेंटेंस हमारा इतना बड़ा आ गया, फिर सेकंड सेंटेंस है, लास्ट वाला सेंटेंस थोड़ा सा बड़ा है। लेकिन डरने की बात नहीं, हमने किसी भी चीज को टफ इसलिए नहीं कह देना कि उसकी लेंथ बड़ी है। टफ तब होता है जब उसमें वोकैबुलरी हाई लेवल की आ जाती है, जब उसमें जो उसकी कॉम्पोजिशन है वो मान लो कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की आ जाती है। सेंटेंस की लेंथ जितनी मर्जी बड़ी हो, अगर वो हमें समझ आ रहा है, आसानी से समझ आ रहा है, तो फिर तो कोई दिक्कत रही नहीं ना जाती। तो प्रॉब्लम तब आएगी जब हमें वो समझ नहीं आएगा। ठीक है, तब हम इसे कह सकते टफ है जी, समझ नहीं आ रहा। लेकिन बहुत सारे बच्चे पता क्या करते हैं एग्जाम में, वो चीजों को ना देख के कह देते हैं नहीं नहीं ये तो टफ है। आपने सिर्फ देखा ही है ना, पढ़ा तो नहीं। जैसे मान लो पैराग्राफ में, जैसे कंप्रीहेंशन कई बार एग्जाम में आ जाते हैं, वो क्या करते हैं, तो इतना बड़ा कंप्रीहेंशन आई नहीं यार, छोड़ो बुरा, ये नहीं करना। मे बी वो पेपर का सबसे इजी पोर्शन ही क्यों ना हो, लेकिन क्योंकि हम उसको देखकर ही डर गए कि ये तो बहुत है। ठीक है, कई बार क्या होता है, हम देखते हैं बहुत बड़ा तगड़ा पहलवान जैसा कोई बंदा होता है, लेकिन अगर उसकी थोड़ी सी भी उसको हाथ लगाओ तो वो कह लो उसको दर्द होना शुरू हो जाता है। तो साइज पे मत जाओ, रियलिटी ये है कि उसके अंदर की बात देखो कि वो समझ आ रहा है कि नहीं है। ये पैराग्राफ है। अब हम इसको पहले पढ़ते हैं एक बार। ठीक है,
एनवायरमेंट एजुकेशन यूनिट ऑफ, बात किसकी हो रही है? एनवायरमेंट एजुकेशन की। तो एनवायरमेंट एजुकेशन यूनिट ऑफ सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट, ठीक है, सेंटर की यूनिट है, किस सेंटर की? सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट, उसी की जो एनवायरमेंट एजुकेशन यूनिट है, हैव ऑलवेज बीन वर्किंग, वो हमेशा से ही किस चीज के ऊपर वर्किंग करती रहती है? टुवर्ड्स प्रोवाइडिंग इजी टू अंडरस्टैंड रीडिंग मटेरियल। वो हमेशा जो है एनवायरमेंट एजुकेशन यूनिट किस चीज की? एनवायरमेंट एजुकेशन यूनिट ऑफ सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट हमेशा ये कोशिश करती है कि वो प्रोवाइड करे इजी टू अंडरस्टैंड रीडिंग मटेरियल, ठीक है जी। फिर आ गया देयर न्यू पब्लिकेशन। अब यहाँ भी बात हुई कि वो अच्छा रीडिंग मटेरियल प्रोवाइड करवाती है, इसके बाद बात हो रही है कि उनका जो नई पब्लिकेशन है ना, देयर न्यू पब्लिकेशन ऑन दिस सब्जेक्ट इज एन अटेम्प्ट टू लेंड टीचर्स अ हेल्पिंग हैंड। तो जो उनकी नई पब्लिकेशन है वो उसमें क्या कर रहे हैं? उसमें ये कर रहे हैं कि दिस सब्जेक्ट को अटेम्प्ट टू लेंड टीचर्स अ हेल्पिंग हैंड, उन्होंने टीचर्स को हेल्पिंग हैंड बना लिया। कैसे? इट अनफोल्ड्स इन टू सेक्शंस, ये दो सेक्शंस में अनफोल्ड होती है। जो उनकी नई पब्लिकेशन है वो दो तरीकों से होती है अनफोल्ड इन टू सेक्शंस, क्लाइमेट चेंज और उसका है हाउ टू मेक सेंस ऑफ इट ऑल, एंड नेचुरल रिसोर्सेज हाउ टू शेयर एंड केयर। दो बातें हो रही हैं यहाँ पे। जब बोलता था कि इट अनफोल्ड्स इन टू सेक्शंस, पहला सेक्शन क्या है? क्लाइमेट चेंज, ठीक है। दूसरा सेक्शन क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज। और क्लाइमेट चेंज के अंदर क्या आता है? हाउ टू मेक सेंस ऑफ इट ऑल, और नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर क्या आता है? हाउ टू शेयर एंड केयर। फिर आ गया हाउएवर दे आर इंट्रोड्यूस्ड टू स्टूडेंट्स। ये जो चीज है, जो नई पब्लिकेशन है, वो कैसे इंट्रोड्यूस करवाई गई है स्टूडेंट्स को? स्टूडेंट्स नॉट एज पैराग्राफ टू मेमोराइज, ये कोई पैराग्राफ नहीं है जो स्टूडेंट्स ने लर्न करना है, मेमोरी में लेके जाना है, बट एज एन एक्टिविटी टू, बट एक एक्टिविटी है जो उन्होंने करनी है। चलो पैराग्राफ तो समझ आ गए। मुझे लगता है यहाँ पे कुछ हमें करने की जरूरत ही नहीं है, पैराग्राफ अपने आप में एक सीक्वेंस में चल रहा था, ठीक है। अगर एक बार दोबारा हम देखें, क्योंकि अभी तो हम सिर्फ लेसन को पढ़ने वाले नजरिए से, समझने वाले नजरिए से देख रहे थे, हमने इस चीज के ऊपर थोड़ा सा कम ध्यान दिया। लेकिन आपने एक चीज नोट की होगी, जब हम सारा पैरा पढ़ रहे थे तो हमें कहीं पे भी कोई और सी चीज नहीं नजर आई कि यार ये सेंटेंस ऊपर होना चाहिए था, नीचे होना चाहिए था। वन बाय वन जो सेंटेंसेस है वो अपने आप एक दूसरे के साथ मैच करते जा रहे थे। अब मैं पहले बता देता हूँ, इसका जो राइट आंसर है वो एज इट इज ही ऑर्डर है। राइट आंसर है A B C D E। तो आपने घबराना नहीं है। कई बार एग्जाम में हमारे साथ ऐसा भी होता है कि हमारे जो आंसर्स हैं जरूरी नहीं कि वो फोल्ड करके ही आएंगे। अब यहाँ पे जो हमारे पैराग्राफ का आंसर है वो एज इट इज है, A फर्स्ट है तो यहाँ पे भी A फर्स्ट है, B सेकंड है तो B सेकंड है, C थर्ड है, C थर्ड है, D E सेम एज इट इज ही रहेगा। अब एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं, क्या वाकई ऐसा ही है? अब देखो, एक तो फिर वही ऑप्शन है हमारे पास कि हम देखेंगे कि A B C D, पहले A को पढ़ेंगे फिर देखेंगे B इसके पहले आएगा कि बाद आएगा, है ना। चलो अब उसी तरीके से अगर हम देखते हैं तो मैंने यहाँ पे A लिख लिया। अब क्या हुआ? वो द एनवायरनमेंट एजुकेशन यूनिट ऑफ सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट हैज ऑलवेज बीन वर्किंग टुवर्ड्स प्रोवाइडिंग इजी टू अंडरस्टैंड रीडिंग मटेरियल। ठीक है जी, ये बात हुई कि ये हमेशा एक अच्छा मटेरियल लेके आते हैं, इजी टू अंडरस्टैंड मटेरियल लेके आते हैं। देयर न्यू पब्लिकेशन ऑन दिस सब्जेक्ट इज अटेम्प्ट टू लर्न। अब उनकी नई पब्लिकेशन की बात हुई है, ये एक अच्छा मटेरियल लेके आते हैं और इस बार उनकी नई पब्लिकेशन। तो क्या हम पहले पब्लिकेशन को पहले लिखेंगे, इस बार इनकी नई पब्लिकेशन है, ये अच्छा मटेरियल लेके आते हैं। तो अच्छा मटेरियल लेकर आते हैं, ये पहली बात होगी। और इस बार जो नई पब्लिकेशन आई है वो फिर सेकंड नंबर पे होगा, यानी कि A के बाद होगा। अब वैसे तो हमें पता है कि A के इमीडिएटली बाद B आना है, पर फिर भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ B, मे बी ये लास्ट हो, मे बी ये सेकंड हो, थर्ड हो। हमें पता है कि जब भी B आएगा वो A के बाद आएगा। हम अपने वही पुराने पैटर्न से ही कर रहे हैं। फिर बात करते हैं C की। अब यहाँ पे बात हुई कि देयर न्यू पब्लिकेशन ऑन दिस सब्जेक्ट, और यहाँ पे वो बात कर रहा है इट अनफोल्ड्स इन टू सेक्शंस। ठीक है। अब अगर मान लो हम इसको यहाँ पे कैच नहीं भी करते, या मान लो जो पहले दूसरा वे नहीं निकाला भी, इट अनफोल्ड्स, क्या चीज है जो अनफोल्ड हो रही है इन टू सेक्शंस? ऑब्वियस है, जो उन्होंने नई पब्लिकेशन छापी है वही उसी की बात कर रहा है। ठीक है। तो यानी कि जो C है वो B के बाद आएगा।
ठीक है। एक नई पब्लिकेशन आई है और ये अनफोल्ड होती है दो तरीकों से। तो अब ये अनफोल्ड नई पब्लिक, मैं कहता हूँ ये दो तरीकों से अनफोल्ड होती है। एक नई पब्लिकेशन आई है, तो गलत हो जाएगा, एक नई पब्लिकेशन आई है और ये दो तरीकों को अनफोल्ड करती है। इट अनफोल्ड्स इन टू सेक्शंस। तो ऑब्वियस सी बात है, जो सी आएगा वो कहाँ पे आएगा, बी के पास। अब मे भी ये हो कि ए फर्स्ट है, सी लास्ट है, बी मिड है, पर हमें ये पता चला कि जब भी सी आएगा वो कहां पे आएगा, वो हमारा आएगा बी के बाद। फिर अब यहां पे हमने पढ़ते हुए देख लिया था कि ये दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल मैच कर रहे हैं। इट अनफोल्ड टू सेक्शंस, पे टू सेक्शंस की बात हुई है, तो टू सेक्शन एक यहां पे है, एक यहां पे है, तो इसको तो हम चेंज कर ही ना सकते, आगे पीछे कर ही नहीं सकते। ये तो वैसे श्योर है कि सी के इमीडिएटली बाद क्या है, डी है, तो इसको यहीं के साथ में लिख लोगे, इसमें बैक गैप है ही नहीं, ये हो ही नहीं सकता कि सी के और डी के बीच कोई गैप आ जाए, तो सी डी तो इमीडिएटली बाद में, ठीक है। लास्ट का हमारे पास हाउएवर दे आर इंट्रोड्यूस्ड। अब यहाँ पे दे की बात हुई है, दे का मतलब आ गया प्लूरल। यहाँ पे इट की बात हुई थी, ये सिंगल था, ये सिंगल किसके लिए आया था, देयर न्यू पब्लिकेशन के लिए। अब यहाँ पे दे है तो यानी कि ये प्लूरल है, प्लूरल किसके लिए आया, यहाँ पे जो बात हुई थी टू सेक्शंस की, जो क्लाइमेट और नेचुरल रिसोर्सेज की, तो यानी कि हमें ये पता चला कि जो ई है वो ऑब्वियस इन दोनों के बाद में आएगा ना, पहले तो आ नहीं सकता। तो अगर इन दोनों के बाद में आएगा, तो ये दोनों एक साथ हैं, इनके बाद में क्या हो गया, ई ऑर्डर बन गया हमारा वही, ठीक है, हमने अपने वे से किया, तो वो क्या बन गया, ए बी सी डी ई, दैट इज द राइट आंसर। तो मैं फिर कह रहा हूँ, देखो कोई जरूरी, कई बार ना एग्जाम में पता क्या होता है, लगातार 10-10 क्वेश्चन या 12-12 क्वेश्चन के जो आंसर है ना, वो हमारे बी आ रहे हैं, पहले का भी बी आंसर, दूसरे का बी आंसर, तीसरे का भी बी आंसर, चौथे का भी बी आंसर। हमें तो कई बार तो हमें लगने लग जाता है क्या हम सही कर रहे हैं, हर बार बी 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 आंसर्स आ रहे हैं। तो अगर देखो आप कॉन्फिडेंट हो, आपको भरोसा है अपने ऊपर, आपको पता है मैं ये सही कर रहा हूँ, तो आपने इस चीज से डरना नहीं है कि भाई नहीं ये तो गलत हो रही है, ठीक है ना। ऐसा बहुत बार एग्जाम में होता है, ये एग्जामिनर की नहीं कह सकता है कि वो आपके माइंड को परखने की बात होती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्चा अपने आप के ऊपर ही शक करना शुरू कर दे। हमें सारे सम आते थे, सारा सही जा रहा था, लेकिन क्योंकि हमें लगा ये लगातार बी आंसर्स आ रहे हैं, नहीं ये तो कोई गड़बड़ है, ऐसा नहीं है। अगर आप श्योर हो तो आपको ये चीज अपने पहले ही माइंड में रखनी चाहिए कि भाई कोई बात नहीं, अगर लगातार भी बी आ रहे हैं तो चौके हमारा आंसर वो आ जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या हुआ, रीऑर्डरिंग का वर्ड था, लेकिन सेम एज इट इज आंसर आ गया, तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। बहुत बार होता है ऐसा, एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज तक का जो हमारा यहाँ पे सफर यहीं पे खत्म होता है। अब जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हैं, मैं उनको एक बार फिर दोबारा रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिन्होंने अभी तक वॉरियर जोन को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो सब्सक्राइब कर लो, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है थैंक्स फॉर दैट। लेकिन साथ में आपने एक और काम करना है, मैं हर बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपने वीडियो को लाइक जरूर कर देना होता है, चाहे डिसलाइक ही कर दो अगर आपको नहीं अच्छा लगता, तो यू कैन डू द डिसलाइक ऑल्सो, ताकि हमें पता चल पाए कि कितना जो बच्चे हमारे काम को अप्रिशिएट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हमें और भी नीड है, इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो हम उस चीज के ऊपर पूरा ख्याल रखते हुए जो आगे की वीडियोस हैं उसी को इंप्रूवमेंट के साथ लेके आएंगे। थैंक यू।